नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को ये दुनिया छोड़े हुए या इस दुनिया से अलविदा कहे हुए पूरा 1 साल हो गया। 1 साल बाद मनमोहन सिंह की बहुत सी बातें याद आ रही हैं। खास करके देश में इस वक्त जिस तरह से डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत गिर रही है, जिस तरह से अमेरिका हम पर टैरिफ वॉर छेड़े हुए है, जिस तरह से देश की आर्थिक स्थिति में जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, मिडिल क्लास और लोअर क्लास और गरीब होते जा रहे हैं, इन सब को देखते हुए सबसे पहले अगर कोई याद आता है तो डॉक्टर मनमोहन सिंह याद आते हैं। लेकिन इसके अलावा मनमोहन सिंह की एक और बात इस वक्त बहुत सटीक बैठ रही है, बहुत से लोगों को याद भी आ रही है। अंधभक्तों की मैं बात नहीं कर रहा। उस बात ने एक चीज साबित कर दी थी कि जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री कार्यकाल खत्म कर रहे थे, उस वक्त तक यूं लगता था कि अर्थशास्त्री के तौर पर तो पूरी दुनिया उन्हें मानती थी, लेकिन अर्थशास्त्री के अंदर एक राजनेता या राजनीतिज्ञ, एक प्रधानमंत्री भी बहुत अच्छी तरह से समाहित हो चुका था और देश के लिए दोनों एंगल से एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री कैसे सोच सकता है, उसका सबूत उनकी उस छोटी सी स्टेटमेंट में था, जो स्टेटमेंट उन्होंने मोदी जी के बारे में दी थी। Without discussing the merits of Mr. Narendra Modi, I sincerely believe that it would be disastrous for the country to have Narendra Modi as the Prime Minister. सवाल आपके दिमाग में भी आ रहा होगा, मेरे दिमाग में भी आया कि क्या अर्थशास्त्री थे मनमोहन सिंह, आर्थिक रूप से वो आगे का सोच सकते थे, देख सकते थे और उसको लेके भविष्यवाणी कर सकते थे, लेकिन राजनीतिक रूप में भी क्या वो मोदी को कांग्रेस में किसी और नेताओं से ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ चुके थे? जी हाँ, मुझे लगता है उस वक्त 2014 में कांग्रेस में अगर कोई सबसे बेहतरीन तरीके से मोदी को समझ सकता था तो वो मनमोहन सिंह थे, क्योंकि मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री रहे और उस दौरान नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। अब जिस तरह से गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए वो केंद्र सरकार से लगातार एक तरह से वो आप कहे कि लड़ाई छेड़ते रहते थे या एक तरह का संवाद जो है वो तोड़ते रहते थे और केंद्र सरकार की हर योजना पे कोई ना कोई नुक्स निकालते थे। मनमोहन सिंह शायद वही समझ चुके थे कि अगर ये देश कभी इस शख्स के हाथ में गया तो ये शख्स इस देश के लिए कितना खतरनाक साबित होगा। मनमोहन सिंह समझ चुके थे कि गुजरात में लगातार नरेंद्र मोदी के चुने जाने के पीछे क्या क्या कारण है, किस तरह से वहाँ सिस्टम चलाया जाता है। मनमोहन सिंह जानते थे जो शख्स आज कह रहा है कि मैं जानता हूँ, सत्ता में बैठा हूँ कि रुपए की कीमत यूं ही नहीं गिरती, जानते थे कि इसे मालूम ही नहीं है कि दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार चलता कैसे है। मनमोहन सिंह जानते थे कि जिस शख्स को आधी दुनिया वीज़ा नहीं देती है, जब यह शख्स देश की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठेगा तो सबसे पहले ये देश की इकोनॉमी को ही बर्बाद करेगा। मुझे ऐसा लगता है मनमोहन सिंह इन सब चीज़ों को बखूबी समझ चुके थे। लेकिन एक चीज़ मनमोहन सिंह शायद बहुत लेट समझे, वो थी कि किस तरह से नरेंद्र मोदी जब गुजरात दंगों के दौरान भी देश की मीडिया हो, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया हो, जो पूरी तरह उनके खिलाफ थी, उसके बावजूद टिके रहे, तो वहाँ से सबक सीख कर दिल्ली आते ही सबसे पहले वो इसी सूचना के तंत्र पर प्रहार करेंगे, लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुँचने के इस जरिए को बंद करेंगे, जो मनमोहन सिंह ने नहीं किया था और होना भी नहीं चाहिए, किसी भी लोकतांत्रिक देश में नहीं होना चाहिए। और उसका खामियाजा मनमोहन सिंह ने भुगता, सरकार गिरी और उसका फ़ायदा अन्ना हजारे जैसे लोगों ने, अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों ने और संघ और बीजेपी ने उठाया और मोदी जी ने उसको कैश ऑन किया। ये शायद चूक कर गए, बाकी सब चीज़ें वो समझ चुके थे और हुआ भी यही कि सूचना के तंत्र का रास्ता बंद कर दिया गया और इस देश को वही
दिखाया गया, सुनाया गया, पढ़ाया गया जो मोदी जी चाहते थे। इसलिए 2 टर्म में बहुत सी चीज़ें छुपी की छुपी रह गई, लोगों तक पहुंची ही नहीं। लेकिन तीसरी टर्म में चीज़ें धीरे धीरे बाहर आने लगी है, क्योंकि हर चीज़ का एक वक्त होता है। कब तक छुपाओगे, सच कब तक छुपाओगे, आंकड़ों को कब तक छुपाओगे। तीसरी टर्म में चीज़ें आने लगी है। जो शख्स ये नारा देकर सत्ता में आया था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, आज तीसरी टर्म में पहली बार इन 12 सालों में ऐसा हुआ है कि उनके खुद के कार्यालय पर सवाल उठने लगे हैं। सवाल उठने लगे हैं उनके खासम खास लोगों पर, जिसमें उनके हिरेन जोशी और लोग भी शामिल हैं। और कांग्रेस ने भी अब पकड़ लिया, लगता है कि भाई भ्रष्टाचारियों को मिटाने का दावा करने वाले मोदी जी के दफ्तर में जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसको तो पब्लिक करना बेहद ज़रूरी है। अब पीएमओ में क्या चल रहा है ये कितना जानते हैं, कितना उसका हिस्सेदारी इनकी थी, क्या ऐप चल रही है, बहुत पात्र हैं। पीएमओ की कहानी लंबी है, बहुत जल्दी हम परतें खोल रहे हैं उसकी, क्योंकि अभी बहुत इंफॉर्मेशन आ रही है। ऐप में किसके परिवार के कौन लोग शामिल थे, बॉलीवुड के कितने लोग इस पूरे पीएमओ के प्रकरण में जुड़े हुए हैं, कितने उद्योगपति जुड़े हुए हैं, लंदन के, दिल्ली के, इंडिया के, अनेक सवाल हैं। लेकिन इन तमाम सवालों में कुछ कड़ियां कॉमन हैं। नवनीत सहगल उनमें से एक है। सबसे बड़ी जो भूमिका, जो सबसे बड़ा पात्र इस पूरे प्रकरण में, इस जंगल बुक में है, वो तो मैं आपको बता ही रहा हूं, हिरेन जोशी हैं। अभी हमें नहीं मालूम वो अंदर हैं बाहर हैं, आपको ज्यादा मालूम होगा। कहते हैं आपके पास आजकल मैसेज कम आ रहे हैं, मिस कर रहे होगे आप उन्हें। लेकिन जब ये परतें और खुलेंगी, ये देश हैरान हो जाएगा कि इस देश का सबसे बड़ा राजनीतिक कार्यालय किस तरह के लोगों के कब्जे में आ चुका है, और वो लोग किस तरह के लोगों के कब्जे में हैं। ऐसे ऐसे लोग जो विदेश में हवाला करते हुए हवालात में चले गए, वो लोग प्रधानमंत्री कार्यालय के इस हिरन के इतने नजदीक कैसे आए। ये देश की सुरक्षा का भी मामला है। वो ऐसा कार्यालय है जहां संदिग्ध लोगों को दूर रखना चाहिए, लेकिन वो कार्यालय संदिग्ध लोगों से भर गया है, संदिग्ध लोगों के कब्जे में आ चुका है। इसलिए ये खुलासे जरूरी हैं। इसलिए कितनी भी धमकियां आ जाएं, कितने भी नोटिस आ जाएं, ये खुलासे हम करेंगे। ये रही बात भ्रष्टाचार सरकार के कामकाज की। लेकिन मनमोहन सिंह की उस स्टेटमेंट में सिर्फ आर्थिक चीज़ों को लेकर नहीं था। जब उन्होंने कहा कि ये डिजास्टर्स होगा इस देश के लिए, तो उनका कहने का मतलब ओवरऑल था। वो जानते थे कि गुजरात में, जैसे मैंने पहले कहा कि जब गुजरात में दंगे हुए, उसके बावजूद देश के प्रधानमंत्री तब के अटल बिहारी वाजपेयी ने इशारों में राजधर्म निभाने को कहा। जिस शख्स ने तब भी अपना पद नहीं छोड़ा, तो सोचो जब वो दिल्ली में आएगा तो अपने पद पर बैठे रहने के लिए क्या क्या करेगा। गुजरात की उस घटना से पहले ही इशारा था कि अब दिल्ली में भी यही सब होगा अगर मोदी जी कुर्सी पर बैठ गए, यानी हिंदू मुसलमान धर्म की लड़ाई, हिंदुत्व की लड़ाई, हिंदू राष्ट्र का जो है वो तुंतड़ा जो है वो बजाया जाएगा। और अभी इस वक्त देख क्या रहे हैं चारों तरफ। अब तक मुसलमान निशाने पर आते थे, इस बार हाल के 1-2 दिनों में, पिछले 1-2 दिनों में आपने देखा होगा कि किस तरह से क्रिश्चियन लोग भी निशाने पर आ गए, और क्रिश्चियन के सबसे बड़े त्यौहार क्रिसमस को किस तरह से निशाने पर लिया गया। मैं आपको 2 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। एक तस्वीर है छत्तीसगढ़ की, जहां बीजेपी की सरकार है, और इस तरह की तस्वीरें आपको उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, बहुत जगह से मिली होगी, जहां क्रिसमस के दिन चर्च को निशाना बनाया गया या क्रिसमस सेलिब्रेशन को निशाना बनाया गया। ये सब बीजेपी रूल्ड स्टेट में हुआ। दूसरी तरफ देखिए, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, और हिमाचल में मनाली और शिमला में देखिए किस तरह से क्रिसमस मनाया गया।
जिस तरह से क्रिसमस आज तक मनाया जाता है, दुनिया भर में मनाया जाता है, लोग नाचते हैं, गाते हैं, खुशियां मनाते हैं, कांग्रेस रूल्ड स्टेट में आज भी उसी तरह से क्रिसमस मनाया गया। यह फर्क है बीजेपी और कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स में। अब ये कांग्रेस रूल्ड हिमाचल में जो लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ये सारे क्रिश्चियन तो नहीं है, क्रिश्चियंस की तो आबादी इतनी भी नहीं है, ये है तो सारे के सारे ये हिंदू लोग घूमने आए हैं, अपना एंजॉय कर रहे हैं। क्रिसमस के नाम पे सेलिब्रेशन है, सजावट है, त्यौहार है, किसी के कोई दुश्मनी का वो थोड़ी है, एंजॉय कर रहे हैं। अब अगर यही लोग बीजेपी रूल्ड स्टेट में होते तो शायद अपने घरों से भी ना निकलते, शायद मजबूरी में अगर कहीं हुड़दंग होता तो वहां से दूर चले जाते। हिमाचल के अलावा और कहां आपको ऐसी तस्वीरें मिली जहां इस तरह से सेलिब्रेशन किया गया हो क्रिसमस का, जहां सभी धर्म के लोगों ने एंजॉय किया हो? शायद आपको बेंगलोर से मिले हो, क्योंकि वहां कर्नाटक में भी कांग्रेस की सरकार है, शायद हैदराबाद में देखने को मिले हो, मैंने नहीं देखे, मुझे अपनी ही स्टेट के मिले। और मुझे इस बात के लिए अपनी स्टेट पर बहुत गर्व है, बहुत गर्व है कि यहाँ पर शिमला हो, मनाली हो, धर्मशाला हो, क्रिसमस हो या न्यू ईयर हो, पूरे जोरों शोरों से मनाया जाता है। कार्निवाल इस वक्त चल रहे होते हैं, हिमाचल शिमला में भी, मनाली में भी विंटर कार्निवाल चल रहे होते हैं। जो लोग अच्छा, एक और खासियत बताऊं मैं आपको हिमाचल के इन त्योहारों की मनाए जाने की, ये जो लोग कल क्रिसमस पे नाच रहे थे ना, इनमें से बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो जैसे ही उत्तर प्रदेश के होंगे और तो अपनी स्टेट में जाएंगे या मध्य प्रदेश में जाएंगे या जो भी बीजेपी रूल स्टेट में होंगे, वहां जाके ये हिंदुत्व का झंडा उठा लेंगे, वहां जाके क्रिसमस ना मनाने को सही ठहराएंगे। इनमें से बहुत से लोग ऐसे भी होंगे, ये गारंटेड मैं कहता हूं, लेकिन खुद यहां पर मना रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है, मना रहे हैं, त्योहार मनाइए, चाहे किसी भी धर्म का हो, त्योहार होते ही मनाने के लिए, लेकिन दोनों की सोच में फर्क आपको पता लगता है। दूसरी तरफ आज देखिए लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में, एक राष्ट्रीय स्मारक का, या जो भी नाम दिया, राष्ट्रीय जो भी है मैं भूल गया, इसका उद्घाटन किया प्रधानमंत्री ने। 3 बड़े बड़े स्टैचूज इस पार्क में बनाए गए हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, दीनदयाल उपाध्याय और एक और है। अब ये बताइए, इतने बड़े बड़े स्टैचूज, पहली बात तो मुझे समझ में नहीं आता कि इस बीजेपी सरकार को, मोदी जी को इन मूर्तियों से क्या प्यार है। सरदार पटेल की इतनी बड़ी मूर्ति बनाई, हजारों करोड़ लगा, अब इस पार्क में भी 250 करोड़ के आसपास खर्च किया गया है। अगर इस 250 करोड़ से कहीं कोई हॉस्पिटल बनाया गया होता, या ये 250 करोड़ पुलिस पर खर्च किया गया होता, पुलिस की फैसिलिटीज को बढ़ाया गया होता, तो शायद उन्नाव जैसा कांड ना होता। या ये 250 करोड़ किसी एजुकेशन सिस्टम पर खर्च किया गया होता, तो आने वाले भविष्य में कितने गुना आपको फायदा देता, देश को कितना फायदा देता। लेकिन नहीं, शौक है, मूर्तियों को बनाने का क्या शौक है मुझे नहीं मालूम। चलिए, अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री थे, समझ में आता है। सरदार पटेल पूर्व गृह मंत्री थे, समझ में आता है। दीनदयाल उपाध्याय का क्या कंट्रीब्यूशन इस देश के लिए है, जरा ये भी बताइए। फिर ऊपर से प्रधानमंत्री के खुद के हैंडल से ये तस्वीर जारी होती है कि देखिए, और बीजेपी भी जारी करती है कि देखिए पूरा लखनऊ मोदीमय हो गया, मोदी को देखने के लिए इतनी भीड़ आई थी। और दूसरी तरफ सच ये है कि ये देखिए कितनी बसेस हैं जो पूरे उत्तर प्रदेश से भर भर के लोगों को भर भर के यहाँ लाया गया है। और इतनी बसें एक जगह इकट्ठी कर दो तो सोचिए पूरे प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में आज लोगों को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा, कितने बस रूट कैंसिल हुए होंगे, कितने लोगों को बस नहीं मिली होगी। लाई हुई भीड़ को कहा जाता है कि मोदीमय हो गया उत्तर प्रदेश। मुझे तो कभी कभी सच बताऊं तो लखनऊ पे तरस आ रहा है। पहले मायावती ने इस ऐतिहासिक शहर, अदब के शहर को पत्थरों का शहर बना दिया। मैं 90s में गया था लखनऊ तो बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद जब मैं 2010-11 के आसपास गया तो मैं देख के हैरान हो गया। शायद 2008-9-10 में गया था। पत्थरों का शहर, मायावती ने पत्थरों के शहर में बदल दिया था।
अब बचा खुशी कमी जो है वो इस बीजेपी सरकार ने, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कर दिया। लखनऊ शहर की तो पहचान ही मिटाई जा रही है। यूं लग रहा है वो शहर एक दिन कंक्रीट का शहर बन के रह जाएगा, जो नवाबों का शहर, अदब का शहर, तहजीब का शहर हुआ करता था, शायरों का शहर, कलाकारों का शहर हुआ करता था। तरस आता है मुझे लखनऊ पर, तरस आता है मुझे लखनऊ वाले लोगों पर, जो लखनऊ के रहने वाले लोग हैं, कि अपने इस गरिमामय इतिहास को यूं मिटता हुआ देख रहे हैं, सिर्फ चंद लोगों के मूर्ति प्रेम से, चंद लोगों के उस शौक से कि मेरी मूर्ति तेरी मूर्ति से बड़ी हो। ये सच्चाई है, जो सच्चाई आपको 12 साल पहले मनमोहन सिंह बता गए थे, लेकिन तब हमने मनमोहन सिंह की इस बात की गहराई को नहीं समझा था, इसलिए आज भुगत रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आपकी राय बेहद ज़रूरी है, कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर दीजिएगा इस मुद्दे पर। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।